नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स 2022 इवेंट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इसका 20 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे और साथ में आप सभी को इसका जो भी सॉल्यूशन का पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम भी आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका नवंबर 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप ए के। ग्रुप ए या बी जो भी हो उस एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है जिन भी स्टूडेंट्स को फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी देखेंगे। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, द पार्ट डैट डजंट बिलोंग टू टी सीरीज इज। तो टी सीरीज से कौन सा पार्ट निम्न में से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, संबंधित नहीं है। तो आप सभी देखेंगे ऑप्शन ए है आपका वर्किंग एड्ज, ठीक है, दूसरा है ब्लेड, तीसरा है स्टॉक और चौथा है आपका एबोनी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका वर्किंग एड्ज, ब्लेड और स्टॉक, ये तीनों आपका पार्ट है टी सीरीज का, ठीक है। मैं फिगर से आपको बताऊं तो आप सभी के लिए यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ किया हूँ, वो आप सभी देख सकते हैं। क्या है ये फिगर? ये आपका टी सीरीज है, ठीक है, या टी स्क्वायर है। और इस टी स्क्वायर में इस वाले शेप को आप जो देख रहे हैं ये आपका क्या है? तो ये आपका है स्टॉक, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे शो करके बताना चाहूँगा, ये आपका है स्टॉक, ये वाला पार्ट जो है वो है आपका स्टॉक, ठीक है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसे ब्लेड कहा जाता है, ब्लेड। और जो यहाँ पे कॉर्नर पर जो एक लाइन की तरह आपको दिख रहा होगा वो आपका वर्किंग एड्ज रहता है। इसी किनारे के सहारे से हम लोग लाइन को ड्रॉ करते हैं, पैरेलल लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो उसी को आप कह सकते हैं वर्किंग एड्ज। तो ये तीनों तो टी स्क्वायर का पार्ट हो गया। तो एबोनी करके जो है ये आपका टी सीरीज का पार्ट नहीं हुआ ना, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर को आप लोग sbt.betupoli.in पे जा कर के इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आप हमारे ऐप में जुड़िएगा तो वहाँ पे आपको सारा क्वेश्चन पेपर एक जगह मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, प्रैक्टिकल कॉपी मिल जाएगा, बुक्स, क्वेश्चन बैंक सभी मिल जाएंगे। तो आप ऐप को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द एंगल विच वी कैन नॉट मेक यूजिंग ए सिंगल सेट स्क्वायर इज। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल जो कि आपके सिंगल सेट स्क्वायर से नहीं मापा जा सकता है, तो कौन सा एंगल होगा? तो कौन सा एंगल जिसे हम लोग सिंगल सेट स्क्वायर से नहीं माप सकते हैं, तो इसे हम लोग समझेंगे। आपके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ, सेट स्क्वायर क्या होता है उसे आपको समझना है। सेट स्क्वायर आप लोग अपना ट्रिगोनोमेट्रिक बॉक्स देखते हैं होंगे, ठीक है, उसमें आपका एक चांद रहता है, ठीक है, ये आपका चांद रहता है जो कि 180 डिग्री का एंगल इसमें मेंशन रहता है। तो ये आपका हो गया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपास शायद बोला जाए, ठीक है। और एक आपका इस प्रकार का सिंबल रहता है और एक तो छोटा सा ऐसा रहता है त्रिभुज का, और एक बड़ा सा त्रिभुज रहता है ऐसा करके पतला सा, और कुछ ऐसा सा। तो ये दोनों हुआ, ये दोनों आपका सेट स्क्वायर बोला जाएगा इस दोनों को, ठीक है। तो ये आपका एक होता है 45 डिग्री वाला, ठीक है, इसका ये वाला और ये वाला जो साइड होता है वो इक्वल होता है। तो इक्वल साइड हो तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री, और ये तो आपका 90 डिग्री का रहेगा ही, और एक रहता है 30 और 60 डिग्री का एंगल वाला, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
ये तो आपका 90 डिग्री रहेगा, ये आपका 45 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री। तो एक सेट ये हो गया। दूसरा सेट आप देख सकते हैं जो एक लंबा सा करके और पतला सा रहता है, इसमें भी 90 डिग्री तो रहेगा ही रहेगा, और एक आपका 60 डिग्री और एक आपका 30 डिग्री रहेगा। तो यही बोला गया है कि इस दोनों का उपयोग नहीं करना है आपको, इनमें से किसी एक को आप पकड़ लीजिए और उससे क्या आप यहाँ पे देखिए 45 डिग्री क्या माप सकते हैं, 60 डिग्री माप सकते हैं, 30 डिग्री माप सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से 45 डिग्री तो इस सेट में आपका एंगल है ही, तो आप माप सकते हैं। बोला है कि 30 डिग्री क्या आप माप सकते हैं कि नहीं, तो इस केस में सिंगल सेट है। कौन सेट है 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, 45 डिग्री, ये तो मेंशन नहीं है, किसी सेट सिंगल सेट से। तो यहाँ पे भी इस वाले सेट से अगर मापा जाए तो 30 और 60 दोनों मापा जा सकता है, बट केवल एक ही एंगल है 75 डिग्री, उसे नहीं माप सकते हैं इस वाले सेट के प्रयोग से। हाँ, वही अगर यहाँ पे सिंगल सेट के स्थान पे क्वेश्चन में डबल सेट दे देता तो 75 डिग्री भी मापा जा सकता था, क्योंकि आप देख सकते हैं 30 डिग्री एक से माप लेते और दूसरा वाले से 45 डिग्री माप लेते तो 75 हो जाता। तो डबल सेट से दोनों माप सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिंगल सेट का बात है, इसलिए 75 डिग्री का मेजरमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑफ पेंसिल इज द हार्डेस्ट। तो कौन सा ग्रेड का पेंसिल सबसे ज़्यादा हार्ड होता है निम्न में से। ठीक है, दिए गए 4 ऑप्शनों में से। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। आशा करता हूँ कि आपने यहाँ पे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़े होंगे तो आप इसका जवाब जरूर दे देंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें जो आपका फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट कह ले या फिर जो भी बेसिक नॉलेज होता है ग्राफिक्स का, उसी से रिलेटेड है आपका। तो आप इसका आंसर ज़रूर दीजिए और मैं आपके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया हूँ। आपको नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो हार्डेस्ट पेंसिल के बारे में आप लोग जानिए। हार्डेस्ट पेंसिल जो कि सबसे कठोर कौन होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो हार्डेस्ट आपका एच पेंसिल होता है, HB पेंसिल होता है, 2H, 5H, 6H करके होता है पेंसिल का नाम। आप लोग ड्राइंग में खरीदते होंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको बनाने हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बनाने हैं, तो आपको विभिन्न प्रकार से के पेंसिल आपको ले जा कर के ड्राइंग करने पड़ेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो इसमें आप लोगों को मेन जो पेंसिल होता है 3-4 वो आपको खरीद करके ड्राइंग करने पड़ते हैं। बट इसी में आपके सामने अगर हम लोग HB पेंसिल लेते हैं, चाहे 3H, 2H पेंसिल लेते हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हार्डेस्ट पेंसिल को H से बोला जाता है। ठीक है, H पेंसिल जो भी हो वो आपका हार्ड वाला हो। हम लोग 2B, 3B ऐसा वाला पेंसिल लेते हैं तो वो ब्लैक वाला पेंसिल हो। ब्लैक वाला पेंसिल हो तो उसे जितना अधिक ब्लैक रहेगा उतना संख्या ज़्यादा होना चाहिए। 5B है ये ज़्यादा ब्लैक होगा, 6B है तो ये 5B से भी ज़्यादा ब्लैक होगा, B है तो ये भी ब्लैक तो होगा ही होगा। तो ये आपका B का मतलब हो गया ब्लैक, और आपका H वाला पेंसिल हो गया वो आपका हो गया हार्ड। तो इसलिए सबसे ज़्यादा हार्ड कौन होगा, तो सबसे ज़्यादा नंबर जिसके आगे लिखा रहे वो आपका सबसे ज़्यादा हार्ड। तो आपसे पूछा जाए कि 9H और H में कौन हार्ड है, तो 9H ऑब्वियसली सी बात है, संख्या ज़्यादा है तो आपका 9H वाला पेंसिल जो है वो सबसे कठोरतम होगा। 9H के आगे अभी तक कोई पेंसिल नहीं निकला है। ठीक है, तो इसलिए 9H आपका सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होगा, और H 9H से कम लेकिन ये भी आपका हार्ड है। जैसे B है उससे ज़्यादा हार्ड आपका H है, चाहे 6B क्यों ना हो उससे ज़्यादा आपका H है कठोर। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में
ऑप्शन में आपका 9H तो नहीं दिया गया है, परंतु 6H ही सबसे अधिकतम संख्या वाला H वाले पेंसिल फॉर्मेट में आपका टाइप वाले में दिया गया है, ग्रेड वाले में दिया गया है 6H। तो आपका 6H ही राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि है 3 का D। 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। तो यहाँ पे निम्न में से कौन सा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर वैलिड नहीं हो सकता है। तो आपको रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर पता होना चाहिए, उसको हिंदी में प्रतिनिधि कारक, वैध प्रतिनिधि कारक आपको खोजने हैं कि कौन नहीं है। तो इसका आंसर हम देखेंगे, ये आपका रहा आंसर कि वैध प्रतिरोधकारक या फिर जो आपका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हो गया वो 0 नहीं होना चाहिए। वो 1 से छोटा या बड़ा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 1 से छोटा बड़ा हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर का फॉर्मूला जो सूत्र होता है हम लोग कैसे निकालते हैं, तो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ड्राइंग में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ है, जैसे कोई 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई 5 मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग ड्राइंग में उसे 5 सेंटीमीटर में ही लिख दे। ड्राइंग करना है, हम कुछ भी 5 सेंटीमीटर का पारेंगे या लिख देंगे 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी रेशियो से आपको उसके विड्थ को भी, अगर उसका 40 मीटर चौड़ाई है तो यहाँ पे 4 मीटर ही उसी एस्पेक्ट रेशियो से ड्राइंग करके हम लोग समझने के लिए तो बना सकते हैं। ये ज़रूरी थोड़ी है कि जितना बड़ा घर है, घर हमें बनाना है तो ड्राइंग करेंगे तो घर इतना हम लोग चौड़ाई लंबाई सारा कुछ मापते। अगर हमें घर बनाना है तो हम छोटा बना करके एक प्रदर्शित करने के लिए, समझने के लिए, ड्राइंग करने के लिए तो बना सकते हैं। सेम वही बात है कि हम लोग जितना भी ड्रॉ करते हैं लेंथ, वो और एक्चुअल लेंथ को नीचे में बटा में करके भाग दिया जाए, इस दोनों के रेशियो को ही रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बोला जाता है। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आपको समझ में आ गया। तो यही है कि लेंथ कभी भी 0 नहीं होती है। तो ऑप्शन डी में क्या था आपका 0/2 था, तो यहाँ पे ड्रॉ किया गया लेंथ भी कभी भी 0 नहीं हो सकता है। हाँ, लेंथ 0 नहीं हो सकता है, पॉइंट होता है वो 0 हो सकता है कि उसमें न लेंथ होती है, न विड्थ होती है, न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न मोटाई होती है बिंदु में। लेकिन यहाँ पे लेंथ का बात हो रहा है, तो लेंथ कभी भी 0 हो ही नहीं सकता है। और ऑप्शन डी में दिया गया है 2/0, 0/2। तो ये देखिए, ये आपका ड्राइंग लेंथ आपका बोला गया है कि 0 होगा, और ये तो आपका हो सकता है 2, एक्चुअल लेंथ 2 हो सकता है। तो मान लीजिए इसको आप ऐसे समझिए कि एक्चुअल लेंथ ए है 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं ना, ये आपका 2 सेंटीमीटर एक्चुअल लेंथ है, ठीक है। अब इसे हम लोग ड्रॉ 0 सेंटीमीटर में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते हैं। 0 सेंटीमीटर में एक पॉइंट होगा, तो पॉइंट को हम 2 लिख सकते हैं? कभी नहीं। हमें कुछ ना कुछ ड्रॉ करने के लिए लेंथ तभी होगा जब वो 0 से बड़ा होगा। भले ही हम 0.2 ही क्यों ना ड्रॉ कर दे, तो ये लेंथ बोला जाएगा, लेकिन 0 आपका लेंथ होगा ही नहीं, वो नथिंग होगा, वह पॉइंट होगा। तो इसलिए 0/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ये आपके नहीं होंगे। 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द डायगोनल स्केल्स आर यूज्ड व्हेन मेजरमेंट आर रिक्वायर्ड इन डैश यूनिट। तो डायगोनल स्केल का प्रयोग या फिर उपयोग मेजरमेंट में कब उसका रिक्वायरमेंट होता है, किस यूनिट को मापने के लिए, ठीक है। विकर्ण पैमानों का उपयोग तब किया जाता है जब
डैश इकाइयों में माप की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर 3 यूनिट होगा, पर क्यों होगा उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो डायगोनल स्केल इज यूज्ड व्हेन वेरी स्मॉल डिस्टेंस आर टू बी एक्यूरेटली मेजर्ड। पहले तो आप ये समझिए कि जो डायगोनल विकर्णीय स्केल होता है उसका, डायगोनल यानी कि विकर्ण उसका हिंदी हो सकता है, तो विकर्णीय स्केल का उपयोग तब किया जाता है जब हमें छोटा से छोटा दूरी को एक्यूरेटली मापना होता है, एकदम सही से मापना होता है, तो उसका उपयोग होता है। और मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन 3 यूनिट, और 3 यूनिट्स में यह रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, मेजर इसका जो डायगोनल स्केल का मेजरमेंट होता है वो 3 यूनिट्स की जब रिक्वायरमेंट होती है, मेजरमेंट की ज़रूरत होती है 3 यूनिट्स में, तो उस वक्त हम लोग डायगोनल स्केल का प्रयोग करते हैं। इस पर डायगोनल स्केल पर आप लोगों को एक वीडियो देख लेने की ज़रूरत होगी, ताकि आप लोग इसे अच्छे से इसके सारे कंसेप्ट को समझ पाएंगे। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा डायगोनल स्केल, आपको बहुत सारे वीडियोज आ जाएंगे, आप सभी अच्छे से देख लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपको हमारे ऐप पे 5 सब्जेक्ट जो भी आपका सेमेस्टर का है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, अप्लाइड फिजिक्स 2, या फिर जो ग्रुप ए वाले हैं उनके लिए अप्लाइड फिजिक्स 1, मैथमेटिक्स 1, ये सभी आपके 5 10 सब्जेक्ट दोनों मिलाकर के फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का सभी का वीडियोज हमारे ऐप पे अपलोडेड है। आप सभी ज़रूर जाइए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए, और कोर्स का प्राइस आपको 550 रुपये में मिल जाएंगे। ठीक है, और ये जो प्राइस है वो आपको अन्य ऐप पे इसका एक्चुअल प्राइस आप कह ले तो 2000 के करीब है। जो आप किसी दूसरे ऐप से परचेस करते हैं तो आपको 2000 रुपये सेम चीज़ को देने पड़ेंगे, जो आपको यहाँ पे 550 रुपये में ही काम चल जाएगा। तो ये आप समझ लेंगे, और आपको अच्छा लगे तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिए, और फिर कोर्स को ज्वाइन करके सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से कीजिए। क्योंकि आप अगर सेमेस्टर का तैयारी वाला पूरा वीडियोज अगर आप देख लेते हैं तो आपको 600 प्लस लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है सेमेस्टर एग्ज़ाम में, जो आपका 750 नंबर का होता है। तो 600 प्लस आपको 100% आएंगे अगर आप हमारे वीडियोज ऐप पे जो अपलोडेड वीडियोज है वो कोर्स ज्वाइन करके सारे वीडियोज को अच्छे से देखते हैं तो। ठीक है, ये नहीं कि आप वीडियो नहीं देखेंगे तब तो आपको कितना भी भगवान ही आपके मान लिया जाए कि पढ़ाएंगे तो भी आप नहीं पढ़ पाएंगे अगर आप मेहनत नहीं करेंगे। तो मेहनत आपको करने होंगे, बट यहाँ पे क्वालिटी उतना है कि आप 70-50 में से आप 70-100 भी ला सकते हैं। मतलब 750 में आप अगर जितोड़ मेहनत किया जाए तो 650 भी लाया जा सकता है। मतलब 100% स्कोर किया जा सकता है। उतना है कि उससे आपसे आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। तो ये रहा कुछ एक्स्ट्रा बातें जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, उससे पहले 5 का जो आंसर होगा वो 3 हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द रेशियो यहाँ पे होना चाहिए ऑफ आइसोमेट्रिक लेंथ टू ट्रू लेंथ इज। बोला गया है कि आइसोमेट्रिक लेंथ, ठीक है, बटे ट्रू लेंथ का रेशियो कितना होता है। तो ये आपका 0.8115 होता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। और कुछ एडिशनल बातें भी यहाँ पे बताया गया है जो आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, एडिशनल बातें क्या है, तो ये आपका √2/√3 भी होता है, √2/√3 भी होता है। आप सभी ध्यान देंगे। वही आपसे किसी सवाल में आप रट लेंगे कि 8 क्या होता है, आप रट लेंगे कि 8.815 होता है।
तो ये आपका आइसोमेट्रिक लेंथ अपॉन ट्रू लेंथ होता है। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में आपसे घुमाने के लिए इसके जस्ट अपोजिट पूछ देगा कि ट्रू लेंथ अपॉन आइसोमेट्रिक लेंथ क्या होता है। तो उस वक्त आपको 1.225 मारने पड़ेंगे। और आपको ये वाला कंसेप्ट इस पीडीएफ को तो आपको एक बार देखने होंगे, आप समझ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ क्यूब इज ड्रॉ एंड फेसेस ऑफ क्यूब आर सीन एज। तो बोला गया है कि आइसोमेट्रिक व्यू क्यूब का यानी कि घन का अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, जब ड्रॉ होता है एंड फेसेस ऑफ क्यूब आर सीन एज, तो उसका जो आइसोमेट्रिक व्यू क्यूब का ड्रॉ किया जाए तो उसका जो फेसेस है या फिर जो उसका जो फर्श है, उसका जो 6 या 8 फर्श होते हैं, फेस होते हैं, वो किस प्रकार से दिखेगा आइसोमेट्रिक व्यू में। क्यूब है तो एकदम स्क्वायर रहेगा, 6 स्क्वायर से बना क्यूब होता है, ठीक है। 6 स्क्वायर से घिरी हुई आकृति को क्यूब बोलते हैं। बट यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू में वही क्यूब, वही स्क्वायर से बना हुआ चीज़ किस प्रकार से दिखेगा जब हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो वो आपका दिख जाएगा रम्बस की तरह, यानी कि समचतुर्भुज की तरह। क्यों, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ये आपका घन रहता है, लेकिन उसे जब हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू में कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर देते हैं तो ये इस प्रकार का जो आकृति बना वो आपका रम्बस की तरह दिखता है। और उसी प्रकार से समचतुर्भुज की तरह, यानी कि सभी भुजाएं जिसका बराबर हो उस प्रकार से दिखता है। और यही हमारा रम्बस की तरह आइसोमेट्रिक व्यू में दिखेगा। और यहाँ पे जो ओरिजिनल क्यूब जो होता है वो तो आपका हर एक बीमा पर परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। लेकिन वही आइसोमेट्रिक व्यू में हमारा जो बीमाएं हैं यहाँ पे क्यूब का, वो यहाँ पे 120 डिग्री एंगल पे कन्वर्ट हो जाएंगे। या फिर कहा जाए तो इसकी भुजाएं तो सेम रहने वाली है, लेकिन एंगल यहाँ पे बदल जाएगा। ये आपका 120 हो गया तो ये आपका 60 हो जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर था वो रम्बस हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जिसमें आपसे पूछा गया है द फ्रंट व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शो ऑन डैश प्लेन। तो फ्रंट व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि फ्रंट व्यू किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू किस प्लेन पे शो करता है। तो ये ड्राइंग का आपका क्वेश्चन है, आपको पता होने चाहिए अगर आपने बेसिक नॉलेज भी जानते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का तो। और आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप सभी देख सकते हैं, आपके सामने बताया गया है कि वर्टिकल प्लेन उसका आंसर होगा। लेकिन आपको यहाँ पे इस तीनों को रटने की ज़रूरत है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन जो होता है वो आपका फ्रंट व्यू हो, ये आपका किस प्लेन पे शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइड व्यू का क्या होता है, साइड व्यू जो होता है वो शो करता है आपका प्रोफाइल प्लेन पे, फ्रंट व्यू आपका वर्टिकल प्लेन पे, टॉप व्यू आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ये आप देख सकते हैं टॉप व्यू ऊपर से देखने पे कैसा प्रतीत होता है वो। तो टॉप व्यू अगर आप ऊपर से देखते हैं तो इसका जो टॉप व्यू ड्रॉ करना होगा वो आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे करने पड़ेंगे। साइड व्यू इधर से आप देखते हैं तो इसका जो ड्राइंग है वो आपको इस वाले यानी कि प्रोफाइल प्लेन पे ड्रॉ करने होंगे, साइड व्यू को प्रोफाइल प्लेन पे। और जो फ्रंट व्यू इस तरफ से आप देखते हैं तो आपको वर्टिकल प्लेन पे ड्रॉ करने पड़ेंगे उसका व्यू, ठीक है, उसका प्रिंट।
यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फ्रंट व्यू पूछा गया है तो फ्रंट व्यू आपका वर्टिकल प्लेन पे होगा, ड्रॉ होगा, ठीक है, शो करेगा। यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन है, व्हेन द प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन द प्रोजेक्शन इज कॉल्ड। यानी कि प्रोजेक्टर्स क्या है, पैरेलल है, ईच अदर एक दूसरे के पैरेलल है, और क्या है तो परपेंडिकुलर भी है प्लेन के। यानी कि बोला गया है कि प्रोजेक्टर पैरेलल भी है एक दूसरे के और एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी है, लंबवत भी है प्लेन पर, तो प्रोजेक्शन इज कॉल्ड। तो प्रोजेक्शन क्या कहलाएगा, तो प्रोजेक्शन आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ही कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका आंसर, बट ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे डिटेल्स बताया गया है, ये सभी आप सभी पढ़ सकते हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ही होता है जिसका क्या होता है, प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। उसका प्रोजेक्टर्स पैरेलल होंगे एक दूसरे पर, एक दूसरे से, और परपेंडिकुलर होंगे प्लेन पर। पैरेलल होंगे, एक दूसरे का पैरेलल होगा प्रोजेक्टर्स, बट परपेंडिकुलर होगा प्लेन पे। तो ये आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो गया, यह 2D में होता है। और कुछ और डिटेल्स है, इसे आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसका आंसर हम लोगों ने डी मार चुके हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ईच प्रोजेक्शन व्यू रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बोला गया है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में प्रत्येक प्रोजेक्शन या किसी वस्तु के कितने आयामों यानी कि डायमेंशन को दर्शाता है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो होता है ये आपका 3D व्यू का होता है ना, 3D व्यू का होता है। तो यह 3 डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर क्या कह सकते हैं, तो ड्रॉ होता है, या फिर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में प्रत्येक व्यू, उसका जो व्यू होता है वो 3D व्यू में होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें भी देखेंगे हम लोग, तो माफ़ कीजिएगा, ये आपका 2 होगा इसका आंसर, ठीक है। 2D पे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपका 2D पे व्यू होता है, तो इसे इरेज करना पड़ेगा। इरेज करते हैं, चलिए, हाँ, ये आपका इरेज होगा, ये आपका 2D व्यू होता है, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन का व्यू जो होता है वो 2 डायमेंशन पर को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और वही आइसोमेट्रिक व्यू में आपका 3D डायमेंशन होता है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आपका 3D डायमेंशन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपका 2D डायमेंशन। तो यहाँ पे मेंशन ही होगा, आप सभी देख सकते हैं, बोला गया है कि आइसोमेट्रिक व्यू में आपके प्रोजेक्शन जो है वो 3D में ड्रॉ होता है। ऑर्थोग्राफिक में 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, द एडिशनल थर्ड व्यू ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इन जनरल फॉर सिंपल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे बोला गया है कि साधारण वस्तु के लिए सामान्य रूप से ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण पर अतिरिक्त तीसरा दृश्य है। तो इसे समझने होंगे आपको एक फिगर के माध्यम से, तब आप सभी अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे बोला गया है पहले तो आपको समझने होंगे क्या कि आपका जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो होता है
उसका पहले तो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू ड्रॉ किया जाता है और थर्ड व्यू में आपका साइड व्यू ड्रॉ किया जाता है। जो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि इन जनरल फॉर सिंपल ऑब्जेक्ट साइड व्यू इज द एडिशनल थर्ड व्यू ऑन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। या फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इन जनरल फॉर सिंपल ऑब्जेक्ट्स इंजीनियर्स यूज ओनली फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। तो आपके फर्स्ट पे फ्रंट, सेकेंड पे टॉप, जो भी टॉप व्यू फर्स्ट पे, फ्रंट व्यू सेकेंड पे, ऐसा हो सकता है। फ्रंट और टॉप व्यू को पहले लिया जाता है और थर्ड व्यू जो होता है वो आपका साइड व्यू को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो साइड व्यू हो जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द ऑफसेट कमांड कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट। ऑफसेट कमांड किस चीज़ को बनाने में नहीं किया जा सकता है, किस चीज़ को बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल यानी कि सकेंद्रिक वृत्त जो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। वर्टिकल स्ट्रेट्स यानी कि लंबवत सीधी रेखाएं। 3 पैरेलल लाइंस, तो 3 पैरेलल लाइंस कुछ इस प्रकार से हो गया। पैरेलल आर्क्स, आर्क्स कुछ भी हो पैरेलल होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्टिकल स्ट्रेस 3 पैरेलल लाइंस। वर्टिकल स्ट्रेस ड्रॉ नहीं करता है, इसे मैं आप सभी को समझाऊंगा बड़े ही अच्छे से, आप सभी देखेंगे। जो आपका वर्टिकल स्ट्रेस होता है वही ऑफसेट कमांड से ड्रॉ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ऑफसेट कमांड होता है वह मोर देन वन फिगर या फिर शेप को ड्रॉ करता है। तो अगर हम लोग सर्किल को ड्रॉ करें ऑफसेट कमांड से तो आपका कंसेंट्रिक सर्किल ड्रॉ होगा, मोर देन वन सर्कल का शेप होगा। तो 2 सर्कल, 3 सर्कल, कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है। तो ये आपका ऑफसेट से ड्रॉ हो गया। अगर हम लोग एक लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे एक लाइन तो ड्रॉ नहीं होंगे, या तो 2 लाइन ड्रॉ होंगे, थर्ड लाइन ड्रॉ होगा, फोर्थ लाइन ड्रॉ हो सकता है। तो ये सभी पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो मोर देन 2 रेक्टेंगल या 1 रेक्टेंगल, ट्रायंगल में भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे आर्क में भी ऐसा ही होगा। तो यही हम कह सकते हैं कि वर्टिकल स्ट्रेट्स, वर्टिकल स्ट्रेट्स मतलब ये सिंगल जो वर्टिकल स्ट्रेट है, सीधी रेखा, ठीक है, ये आपका ड्रॉ नहीं होगा, एक सीधी रेखा ड्रॉ नहीं होगा। इसलिए 12 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वर्टिकल स्ट्रेसेस। यानी कि क्या चीज़? तो ऑफसेट कमांड से आपका वर्टिकल स्ट्रेट्स नहीं ड्रॉ होता है। ऑफसेट कमांड में आप सभी को दिखाना भी चाहूँगा। ऑफसेट कमांड आपका यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका ऑटोकैड का क्वेश्चन है। ऑटोकैड में आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप होम पे जाते हैं, ठीक है। होम पे जाते हैं तो आपके सामने इतना सारा टूल बार दिखेगा, या फिर ड्रॉ वाला सेक्शन दिखेगा, फिर मॉडिफाई वाला सेक्शन दिखेगा। तो ये जो मॉडिफाई वाला सेक्शन है इसी में आपको कुछ इस प्रकार से एक पतला सा त्रिभुजाकार या फिर लंबा वाला नल के भांति कुछ दिख रहा है और इसके ऊपर एक ब्लू कलर का परत चढ़ा हुआ है। असल में यही आपका ऑफसेट कमांड है, ऑफसेट कमांड है। इस ऑफसेट कमांड को पे आप क्लिक करते हैं तो आप बहुत सारे जो मैंने फिगर में बताया कि आप सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, मोर देन वन, ठीक है, आप याद रखेंगे मोर देन वन। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ये रहा आपका, कुछ इस प्रकार से ड्रॉ किया जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर भी देखेंगे, पीडीएफ में उन सारी चीज़ों को बताया गया है कि
वर्टिकल स्ट्रेट्स को ही नहीं ड्रॉ किया जा सकता है ऑफसेट कमांड से। तो 12 का बी हो गया। तो अब हम लोग 12 का बी देखेंगे, वर्टिकल स्ट्रेट्स। 13वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ए लाइन विथ ए टेपरिंग विड्थ कैन इजीली क्रिएटेड बाय यूजिंग डैश टूल। तो ए लाइन जो होता है टेपरिंग विथ, वो किससे इजीली क्रिएट हो जाएगा, किस टूल के मदद से, किस चीज़ के उपयोग करते हुए? डैश टूल का उपयोग करके एक पतली चौड़ाई वाली रेखा आसानी से बनाई जा सकती है। तो ये आपका पॉली लाइन इलिप्स सर्किल किसके उपयोग से एक पतली चौड़ाई वाली रेखा आसानी से बनाई जा सकती है? तो 13 का आंसर हम लोग देखेंगे, ये आपका हो जाएगा पॉली लाइन से। और पॉली लाइन ऑटोकैड में आपका अलाउ करता है टू ड्रॉ ए टेपर्ड विथ लाइन बाय स्पेसिफाइंग स्टार्टिंग विथ एंड एंडिंग विथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो ये रहा आपका ऑटोकैड में जो लाइन आपका ड्रॉ होता है, टेपर्ड विथ वाला जो लाइन ड्रॉ होता है वो आपके पॉली लाइन से ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको मार के बता देता हूँ। 14th नंबर क्वेश्चन देखिए। द क्विक वे टू व्यू द इंटराइड ड्राइंग एरिया इज टू यूज द जूम कमांड बाय टाइपिंग। तो यही है कि संपूर्ण ड्राइव क्षेत्र को देखने के लिए त्वरित तरीका डैश टाइप करके जूम कमांड का उपयोग करता है। तो ये आपका टाइप जेड इंटर ए और फिर इंटर ए आपका ड्रॉ करता है। यहाँ पे कमांड है, उसे हम लोग को टाइपिंग करने पे ये सारा चीज़ें होता है कि हमें क्विक वे टू व्यू इंटराइड ड्राइंग एरिया। तो हमें तुरंत अगर सभी ड्राइंग एरिया को देखना है तो हम लोग जूम कमांड को डायरेक्ट यहाँ पे यूज में लेंगे और कीबोर्ड की मदद से टाइप जेड इंटर एक और फिर इंटर दबाएंगे तो हमारा क्विक वे टू व्यू हो जाएगा ड्राइंग एरिया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग वही चीज़ को यहाँ पे लिख करके समझाया गया है, इसे आप लोग पढ़ लेंगे एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां नंबर क्वेश्चन। द स्केल कमांड कैन बी एसेस्ड इजली बाय टाइपिंग। तो यहाँ पे बोला गया है कि स्केल कमांड कैन बी एसेस्ड इजली बाय टाइपिंग। तो ये आपका एससी टाइपिंग करने से ही एसेस्ट कमांड को हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं स्केल कमांड के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है कि यह जब हम लोग इसको इंक्रीज करते हैं तो इसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा, डिक्रीज करना हो तो इसके वैल्यू को 0 के और 1 के बीच में रख देंगे। तो ये हमारा ऑटोकैड का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऑटोकैड से ही है। पूछा गया है कि बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमांड यू कैन ड्रॉ ए रेक्टेंगल इन ऑटोकैड। तो आपके रेक्टेंगल ऑटोकैड में आपको रेक्टेंगल ऐड करने हैं तो उस वक्त आपको रेक कमांड को ड्रॉ करने पड़ेंगे, रेक कमांड अप्लाई करने पड़ेंगे, तभी जाके आप लोग रेक्टेंगल ड्रॉ कर पाएंगे। 17वां नंबर क्वेश्चन है कैड इज। तो कैड जो होता है वो आपका सॉफ्टवेयर टूल होता है। ठीक है, और कैड जो होता है वो सॉफ्टवेयर टूल भी होता है और आपके कहा जाए तो ये 3 टाइप्स का होता है और इसका फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हो गया ना। तो 17 का ए हो गया सॉफ्टवेयर टूल। 18 का है आइसोमेट्रिक व्यू इज ड्रॉ विथ द यूज ऑफ। आइसोमेट्रिक है वो आपका ड्रॉ होता है विथ द है यहाँ पे ट्रू लेंथ आइसोमेट्रिक स्केल, यहाँ पे स्केल बोला गया है। तो आइसोमेट्रिक व्यू आपका
ट्रू स्केल से ड्रॉ होता है, ठीक है। आइसोमेट्रिक व्यू ट्रू स्केल से ड्रॉ होता है, और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो होता है वो आपका आइसोमेट्रिक स्केल से रिड्यूस लेंथ से मेजर्ड किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। ये आप सभी पढ़ लेंगे। 18 का ए हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू स्केल। 19वां क्वेश्चन है, द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए सर्किल इज। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन किसी भी सर्कल का इलिप्स हो जाता है, ठीक है। इलिप्स के भांति हो जाएगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन करवाने से सर्कल के। अगर आप लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन करते हैं तो वह इलिप्स की तरह दिखेगा। यहाँ पे वही चीज़ मेंशन है कि हमें किस मेथड से हम लोग सर्कल को इलिप्स बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं हमारे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। तो उस सर्कल का यहाँ पे जो हम लोग जो बेसिक चीज़ें अप्लाई करते हैं, जो हम लोग कंसेप्ट अप्लाई करते हैं ड्राइंग करने का जो मेथड है, उसे 4 सेंटर मेथड बोला जाता है। इसके सहायता से इसका उपयोग करते हुए किसी भी सर्कल का इलिप्स बनाया जा सकता है। आइसोमेट्रिक व्यू में, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में वो इलिप्स की तरह ही दिखता है। 20वां नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान है बट कंसेप्चुअल है। अगर आपने पढ़ा होगा तो और समझा होगा तो, कि यहाँ पे प्लेन जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है हॉरिजॉन्टल पर, और वर्टिकल भी होता है। यहाँ पे वर्टिकल प्लेन पे वर्टिकल तो होगा ही। यहाँ पे इस प्रकार से समझेंगे, ठीक है। आप लोग एक मान लेते हैं घर समझ लीजिए, तो घर का जो आधार होता है वो भी आपका समतल होता है। उसके ऊपर 4 दीवारें होती है। यहाँ पे उस 4 दीवारों को एक दीवार के तौर पे आपको समझाने के लिए बनाया गया है। तो 4 दीवारें भी यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है। घर के फर्श पे ही ना चारों दीवार एकदम सीधा सीधा खड़ा किया जाता है, तो भी परपेंडिकुलर। और साथ में जो वर्टिकल प्लेन है उस पर भी परपेंडिकुलर। वर्टिकल प्लेन आप खुद ही देख लीजिए कि घर का हर एक चीज़ 90 डिग्री एंगल पे होता है, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो दीवार क्यों ना धरती पे बना हो, तो 90 डिग्री से ही खड़ा किया जाता है। या फिर एक दीवार को दूसरे दीवार को जोड़ना हो, मतलब यहाँ पे अटैच करना हो, रूम बनाने हो, तो भी आप लोग दीवार को एक दीवार को दूसरे दीवार से सटाया जाता है, तो दीवार भी क्या परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल प्लेन हो चाहे वर्टिकल प्लेन हो, एक दीवार जो होता है जिसे अगर हम लोग साइड व्यू नाम दे, तो वो परपेंडिकुलर होगा दोनों पे। तो ये यहाँ पे हो जाएंगे कि ए प्लेन परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड। तो वो आपका प्रोफाइल प्लेन ही कहलाता ही नहीं, बल्कि ये हॉरिजॉन्टल पे भी परपेंडिकुलर, वर्टिकल पे भी परपेंडिकुलर प्रोफाइल प्लेन ही होता है। तो ये आपका 20 ऑब्जेक्टिव हो गया। आशा करता हूँ साथियों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस पीडीएफ को आप लोग हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे, ऐप से भी आप जुड़ेंगे। और क्वेश्चन पेपर ये जो मैंने अभी सॉल्व किया, इसका आप सब्जेक्टिव देखना हो, ऑब्जेक्टिव देखना हो, क्वेश्चन पेपर को अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है। इस वेबसाइट पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट को आप लोग अगर सर्च करेंगे तो आपको सर्च करने होंगे लिख करके बेटू पॉलिटेक्निक, या फिर बेटू पॉली भी लिख लीजिए ऐसे। या गूगल का सर्च इंजन नहीं है, ये बिंग का सर्च इंजन है। यहाँ पे भी हमारा वेबसाइट शो कर रहा है, तो अच्छी बात है। आप सभी यहाँ से क्वेश्चन पेपर देख लेंगे।
सभी का लिंक शायद डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए, तो आप लिंक भी चेकआउट करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।